हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, ये है आज पहली क्लास। तो इसमें हम पहली यूनिट से शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें हम आपका पूरा सिलेबस जो फॉरेस्टर का है इसको कंप्लीट करने वाले हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पर आपकी पहली यूनिट है फूड। ठीक है, तो आज मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का ही यूज़ कर रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में वाइट बोर्ड का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि मैं अभी घर में हूँ तो यहाँ पर वाइट बोर्ड मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का ही यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो यदि पूछा जाए इनमें से कौन सा फूड का कंपोनेंट नहीं है, तो इससे आप आसानी से आंसर दे पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है, फूड का जो मेन कंपोनेंट है इसमें जो पहली चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। पहली चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा क्या होगा, स्वाद में मीठा होगा। तो आपको देखना है जो भी मीठी चीज़ें होंगी, जो भी मीठी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स होंगी। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं शर्करा। ठीक है, तो जो भी मीठी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पर है वसा। फूड का जो दूसरा कंपोनेंट है वो होता है वसा, और इसको आप देखोगे ये हमेशा क्या होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, जब भी आप इसे स्पर्श करोगे तो ये हमेशा आपको क्या लगेगा, चिपचिपा लगेगा। जैसे दूध से बने हुए अन्य पदार्थ हैं, जैसे घी है, या आपने मक्खन देखा, या आपने पनीर देखा, तो वो सब क्या होते हैं, वसा होते हैं। ठीक है, तो जब कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकलती है, यदि उस एनर्जी का यूज नहीं होता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वसा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट हमेशा मीठी होती है और वसा हमेशा चिपचिपा होता है। ठीक है, और इन दोनों का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, निम्न में से किससे एनर्जी नहीं मिलती है, तो आप आसानी से यहाँ पर आइडिया लगा पाओगे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से तो एनर्जी बनती है और प्रोटीन, विटामिन वगैरह से एनर्जी नहीं बनती है। तो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, वसा चिपचिपा होता है, और ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड करने के काम में आते हैं। तीसरी जो यहाँ पर मेन कंपोनेंट है फूड का, ये होता है प्रोटीन। तो दोस्तों, प्रोटीन जो होता है इसका यूज़ क्या होता है, चाहे कोई भी जानवर है, कोई भी लिविंग बीइंग है, ठीक है, उसमें जो वृद्धि होती है, चाहे उसकी लंबाई हो चाहे उसकी चौड़ाई हो, तो ये सब किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है। तो प्रोटीन का काम क्या होता है, वृद्धि करना। ठीक है, तो तीन चीज़ें यहाँ पर होगी। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं चौथी चीज़। यदि हम देखें, इनके बारे में हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी ये आपकी पहली क्लास है, तो इंट्रोडक्टिव क्लास ये है। तो विटामिन की यदि हम बात करें, चौथी चीज़ है विटामिन, और इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, और शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको विटामिन वाला चैप्टर पूरा करवाऊँगा, क्योंकि विटामिन वाला चैप्टर इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यार यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो विटामिन, विटामिन का काम क्या होता है, जैसे आपने देखा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, और इसके अलावा विटामिन बी के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, B1, B2, B3, इस तरीके से B12, इस तरीके से विटामिन के बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, बीमारियों से लड़ना। तो विटामिन का काम होता है बीमारी से लड़ना। ठीक है, इतना याद आपको रखना है। चौथी चीज़ विटामिन थी, विटामिन का काम होता है बीमारी से लड़ना। और पांचवी चीज़ यहाँ पर है खनिज। पांचवा कंपोनेंट है खनिज, और खनिज का काम भी होता है विटामिन से लड़ना। अब आप बोलोगे खनिज किस, सॉरी, बीमारी से लड़ना। अब आप बोलोगे खनिज किस तरीके से बीमारी से लड़ता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए, जैसे आपने देखा कि आपके पास आता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, तो आयोडीन क्या है, एक खनिज है, और इसकी कमी से क्या हो रहा है, यहाँ पे रोग हो रहा है। यदि आयोडीन है आपके भोजन में तो वो जो घेंगा रोग है वो आपको कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो खनिज होता है वो भी क्या करता है, बीमारियों से लड़ता है। नेक्स्ट है छठवीं चीज़, यहाँ पर है जल, और जल के बारे में आप सबको पता है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, और अंत में है रूपछांस, और इसी को हम कहते हैं फाइबर्स, और ये भोजन का
मेजर पार्ट होता है। ठीक है, तो 7 चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। कार्बोहाइड्रेट देखा जो स्वाद में मीठा होता है और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। वसा, वसा क्या होता है, चिपचिपा होता है और ये भी एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आता है। अब वसा किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो आपने देखा होगा जैसे कभी अनशन होता है। ठीक है, तो अनशन में क्या होता है, या घर में बोला जाता है कि खाना नहीं खाओगे तो पतले हो जाओगे। क्यों होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाएगा। कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिल पाएगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अब कोई जैसे अनशन पे बैठ जाता है, भूख हड़ताल पे बैठ जाता है, तो वो क्या करेगा, खाना नहीं खाएगा। अब खाना नहीं खाएगा, 2 4 5 दिन खाना नहीं खाएगा, तो अब उसे कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा नहीं। अब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो कैसे जीवित रहेगा। तो उसके शरीर में जितना भी जो स्टोर्ड फैट है, यानी कि जो भी स्टोर्ड यानी कि संरक्षित वसा है, चाहे उसकी बॉडी में है, जो स्किन के अंदर है, वो सब फैट क्या होगा, वहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज हो जाएगा। और जैसे जैसे वो फैट यूज होता रहेगा तो इंसान क्या होगा, दुबला पतला दिखाई देने लगेगा। इस तरीके से वसा भी क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के काम में आएगा। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी प्रोटीन, जो क्या करता है, शरीर की वृद्धि करता है। चौथी चीज़ हमने पढ़ी विटामिन, जो बीमारियों से लड़ता है। और खनिज, जो बीमारियों से लड़ता है। विटामिन और खनिज दोनों क्या होते हैं, बीमारी से लड़ते हैं। छठवां आपने जल देखा, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। और सातवां आपने देखा रूक्षांश यानी कि फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 7 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर थी, पहला कंपोनेंट था फूड का, वो था कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट मेनली क्या होता है, तो यहाँ पर कार्बन आपके पास है, ऑक्सीजन आपके पास है, और तीसरा हाइड्रोजन आपके पास है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, 3 चीज़ें आपके पास है। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन से आपने कार्ब ले लिया, तो यहाँ से आपने लिया कार्ब, यहाँ से आपने लिया कार्ब, यहाँ से आपने लिया ओ, और यहाँ से आपने लिया हाइड्रेट्स। तो कार्बन से कार्ब, ऑक्सीजन से ओ, और हाइड्रोजन से हाइड्रेट्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं, तो इसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो कार्बोहाइड्रेट को ही हिंदी में क्या कहते हैं, शर्करा। कार्बोहाइड्रेट्स को ही हिंदी में शर्करा कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य अवयव होते हैं, ये क्या क्या होते हैं, तो आपको बताना है। एक तो कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, C6H12O6। ये क्या है, एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यानी कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर आपको से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कार्बन कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। अब 6 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1:2:1। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा में होता है 1:2:1। तो यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम देखें, इनका ट्रेंड देखें कि सबसे मीठी शर्करा या सबसे कम मीठी शर्करा कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे कम मीठी शर्करा होती है वो होती है ग्लूकोज। अब अभी मैंने कहा जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है, ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज क्या हो जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट शुगर यानी कि सबसे कम मीठी शुगर हो जाएगी। ग्लूकोज से ज़्यादा मीठी होती है सुक्रोज, जो आपकी चीनी वगैरह होती है, सुक्रोज। तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज से मीठा हो जाएगा। और नेक्स्ट है फ्रक्टोज। तो ये क्या होता है, सुक्रोज से ज़्यादा मीठा होता है। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे, गैलेक्टोज, माल्टोज। लेकिन यहाँ से आपसे क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है कि सबसे कम मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो ये होती है ग्लूकोज। ठीक है,
अब हम इनको पहचानेंगे कैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे जो सिंपल तरीका है वो क्या है कि हमेशा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, तो जो भी आपको मीठी चीज़ दिखेगी वो क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। दूसरी आपको यहाँ पर पहचान क्या करनी है, तो जिसके पीछे भी ओज आपको मिलेगा, ठीक है, OSE, ओज, जिसके पीछे भी ओज लगा होगा, जैसे ग्लूकोज ओज लगा है, ठीक है, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, तो जहाँ भी आपको ओज दिखेगा अंत में, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। सबसे कम मीठी शर्करा कौन सी होती है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। पहचान कैसे करोगे, पहचान करोगे, एक तो स्वाद में मीठे होते हैं और अंत में इनके ओज लगता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इनको देखते हैं बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है यहाँ पर मोनोसेकेराइड, मोनो मतलब होता है एक, मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है दोस्तों डाइसेकेराइड, डाई मीन्स 2, डाइसेकेराइड। और तीसरा यहाँ पर होता है पॉलीसेकेराइड। कहीं कहीं पर आपको चौथा भी दिया जाता है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ आपको 3 दिए हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। यदि आपको चौथा पढ़ना है तो वो होता है ओलिगोसेकेराइड, लेकिन उसको हम नहीं देखते हैं। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड, मोनो मीन्स एक, डाइसेकेराइड, डाई मीन्स 2 और पॉली मीन्स बहुत सारे। तो जहाँ पर एक ही शुगर आपका पाया जाएगा, एक ही कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड। जहाँ पर 2 कार्बोहाइड्रेट मिलके एक हो जाते हैं तो उनको हम बोलेंगे डाइसेकेराइड। और जहाँ पर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट एक साथ जुड़ते हैं तो हम उनको बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। तो 3 चीज़ें होगी। इनमें से जो सबसे आसान संरचना होती है वो होती है मोनोसेकेराइड की। तो दोस्तों मोनोसेकेराइड सबसे आसान संरचना वाले होते हैं। ठीक है, और बाकी डाइसेकेराइड जटिल संरचना होती है और सबसे जटिल संरचना होती है पॉलीसेकेराइड की। अब हम आगे बताएंगे ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये जटिल है या ये सरल संरचना है, तो इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास है मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं मोनोसेकेराइड्स के बारे में। तो दोस्तों मोनोसेकेराइड में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा कि जैसे मोनोसेकेराइड, मोनो मीन्स एक, जिनमें भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, उनको हम कहेंगे मोनोसेकेराइड। तो इसके एग्जाम्पल आपके पास हैं। पहला है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ये क्या होता है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है और इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड। इसी तरीके से जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम होता है, C6H12O6। और इसके साथ ही यहाँ पर ग्लैक्टोज और राइबोज भी यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यदि हम बात करें कि सबसे मीठा कौन सा होता है मोनोसेकेराइड्स में से, मोनोसेकेराइड में से सबसे मीठा कौन होता है, तो ये होता है फ्रक्टोज। अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम यहाँ से क्लियर करते हुए चलते हैं। तो सबसे सरल जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, इतना आपने देखा, सबसे सरल कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी होता है C6H12O6। ठीक है, अब आपने देखा होगा कभी कभी जब कोई इंसान बीमार हो जाता है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उसको क्या खिलाया जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज खिलाया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, सबसे सरल होता है और सबसे आसानी से ये एनर्जी हमें प्रोवाइड कर देता है, तो इसीलिए सबसे सरल माना जाता है ग्लूकोज को। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन फ्रक्टोज से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, तो फ्रक्टोज
तो इसी से आइडिया लगा लो, फ्रक्टोज यानी कि फ्रूट, तो फ्रूटोज भी इसे बोला जाता है और फ्रक्टोज भी इसे बोला जाता है। तो ये मिलता है दोस्तों फ्रूट में यानी कि फलों में। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट या कौन सी शर्करा मिलती है, तो वो मिलती है फ्रक्टोज। फलों में फ्रक्टोज, फलों में फ्रक्टोज, फलों में फ्रक्टोज या फ्रूटोज, फलों में फ्रूटोज, फ्रूट में फ्रूटोज, फ्रूट में फ्रूटोज। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि शहद में कौन सी कार्बोहाइड्रेट आपको मिलती है। तो शहद में यदि बहुत सारे लोग इसका आंसर देते हैं सुक्रोज यानी कि जिसमें चीनी होता है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो शहद में क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। कौन सी कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, फ्रक्टोज। शहद में फ्रक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, क्योंकि शहद किससे बनता है, मधुमक्खी जब शहद बनाते हैं तो ये फूलों से जो रस निकलता है उसको लेकर के शहद का निर्माण करते हैं। तो फूलों से बन रहा है यानी कि फलों से बन रहा है, और फलों से बनेगा तो फ्रक्टोज। ठीक है, तो शहद में और फलों में कौन सी शुगर मिलती है या कार्बोहाइड्रेट मिलती है, तो वो मिलती है फ्रक्टोज। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो मेन है, यहाँ पर पूछा जाता है राइबोज। तो राइबोज शुगर कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है डीएनए में, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो मीन्स राइबोज। ठीक है, राइबो टर्म वहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वहाँ पर राइबोज शुगर मिलती है, और राइबोज शुगर एक 5 मेंबर शुगर होती है। ठीक है, पेंटोज शुगर होती है। तो राइबोज कहाँ पर मिलती है, डीएनए मिलती है। डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइबोज शुगर कहाँ पे मिलती है, तो वो मिलती है डीएनए में। ठीक है, और यदि क्वेश्चन पूछा जाए शहद में कौन सी शुगर मिलती है, तो वो मिलती है फ्रक्टोज। और फलों में कौन सी मिलती है, फ्रक्टोज। सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, फ्रक्टोज। ठीक है, और सबसे सरल शुगर कौन सी होती है, वो होती है ग्लूकोज। यहाँ से आपका इतने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स। अब नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स। तो मैंने आपको बताया कि जो भी डाइसैकेराइड होते हैं वो जो भी डाइसैकेराइड होते हैं वो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड, तो ये दोनों बन जाएंगे डाइसैकेराइड। मोनो मीन्स एक, और एक और एक शुगर मिलके क्या बन जाएंगे, दो शुगर। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड मिलकर के क्या बनते हैं, डाइसैकेराइड्स बनते हैं। तो इतना आपको आइडिया हो गया होगा। तो डाइसैकेराइड्स हमेशा क्या होते हैं, जटिल प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। ठीक है, हमने ऊपर भी इसके बारे में डिस्कस किया कि डाइसैकेराइड का निर्माण क्या होता है, जटिल प्रक्रिया से होता है। अब जटिल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम डाइसैकेराइड को लेते हैं भोजन में, तो डाइसैकेराइड का जब पाचन होगा तो इसको पचाने के लिए सबसे पहले हमें इसको मोनोसैकेराइड में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जिनसे मिलकर ये बना है। ठीक है, जैसे दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो ये यहाँ पर बन गया डाइसैकेराइड। जब इसको पचाना पड़ेगा तो इसको दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनाने पड़ेंगे। उसके बाद दोनों ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल हैं वो दोनों अलग अलग वहाँ पर पाचन होगा उन दोनों का। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, और इनका पाचन भी क्या होता है, जटिल होता है। ठीक है, तो डाइसैकेराइड यानी कि जो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनते हैं या दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल में यदि हम बात करें, डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल के बारे में यदि हम बात करें, तो इसमें जो सबसे पहले एग्जाम्पल आता है वो आता है सुक्रोज। सुक्रोज। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, और तीसरा एग्जाम्पल आपके पास है माल्टोज। ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब हम बात करते हैं, इनको अच्छे से लिखते हैं। पहला था आपके पास डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल सुक्रोज, दूसरा था लैक्टोज, और तीसरा है माल्टोज।
अब हम इनको डाइसैकेराइड में क्यों रखते हैं? तो दोस्तों जैसे हमने मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ा कि मोनोसैकेराइड में जिनमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है और राइबोज है, तो वो हो गए मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड में हमने पढ़ा पहला है सुक्रोज, दूसरा है पहला सुक्रोज पढ़ा, दूसरा लैक्टोज पढ़ा और तीसरा माल्टोज पढ़ा। अब सुक्रोज को हम डाइसैकेराइड क्यों कहते हैं? ठीक है, तो सुक्रोज सबसे पहले जितने भी डाइसैकेराइड हैं इनमें ग्लूकोज तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया जो मैंने ब्लैक में लिखा है, ये क्या है? ग्लूकोज है। अब हम बात करते हैं, एक तो यहाँ पर डाइसैकेराइड यानी कि दो मॉलिक्यूल, इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल किसका होगा? तो सुक्रोज के बारे में यदि हम बोलें तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है और दूसरा होता है फ्रक्टोज का। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के क्या बनाते हैं? सुक्रोज बनाते हैं। इसी तरीके से जो लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज में एक ग्लूकोज होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? ग्लैक्टोज। तो पहले में यदि हम देखें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड हैं। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड हैं, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? डाइसैकेराइड। और कौन सी डाइसैकेराइड बनेगी? सुक्रोज बनेगी। इसी तरीके से यहाँ पर ग्लूकोज है और ग्लैक्टोज है। ठीक है, दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड हैं, लेकिन दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? लैक्टोज बनाएंगे। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर के क्या बनाएंगे? लैक्टोज। और लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। डाई क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के यहाँ पर मिल रहे हैं। यदि हम बात करें माल्टोज के बारे में, तो माल्टोज में ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और दूसरा मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज का मिलेगा। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाएंगे? माल्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आपकी क्या है? मोनोसैकेराइड है। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो क्या बनता है? सुक्रोज। और यदि ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं तो क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। और यदि ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज बनता है। तो ये आपके क्या है? ये तीनों आपके डाइसैकेराइड हैं। ठीक है, तो इतना तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि चीनी में कौन सी शुगर मिलती है? तो चीनी क्या है? अपने आप में डाइसैकेराइड है और चीनी में क्या मिलता है? सुक्रोज। ठीक है, चीनी में क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है। और इसी तरीके से यदि पूछा जाए कि शुगर केन यानी कि गन्ने में क्या मिलता है, तो गन्ने में भी सुक्रोज मिलता है, क्योंकि चीनी भी किससे मिलकर बनी होती है? गन्ने के रस से बनती है चीनी, और चीनी में क्या होता है? सुक्रोज। तो गन्ने में भी क्या हो जाएगा? सुक्रोज। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट आपके पास है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो तीसरे के बारे में यदि हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड हमेशा क्या होते हैं? जो एक से दो से अधिक मॉलिक्यूलों के मिलने से बनते हैं, यानी कि दो से अधिक जब शुगर के मॉलिक्यूल मिलेंगे या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड। तो थर्ड आपके पास था पॉलीसैकेराइड। तो इसके एग्जाम्पल हम एक बार देख लेते हैं। पहला है स्टार्च, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? मांड। ठीक है, स्टार्च या मांड। दूसरा है आपके पास सेल्यूलोज। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल्यूलोज, वो पूछे जाते हैं स्टार्च और सेल्यूलोज से, कि सेल्यूलोज किस प्रकार की शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है, तो ये हो जाएगी पॉलीसैकेराइड। स्टार्च किस प्रकार का है, तो ये भी है पॉलीसैकेराइड। इसके साथ नेक्स्ट है काइटिन और ग्लाइकोजन। इसमें से मेनली आपके पास ये तीन आएंगे, काइटिन, सेलुलोज और स्टार्च। ठीक है, काइटिन कहाँ पाई जाती है? तो जैसे आपने तितली के पंख देखे होंगे तो वो किससे बने होते हैं? काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं मेनली क्या क्या चीज़ है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहला था यहाँ पर स्टार्च, और हमने कहा है कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये एक जटिल संरचना के द्वारा बने हुए होते हैं। पॉली यानी कि बहुत सारे जब कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड मिलते हैं तो तब क्या बनते हैं? पॉलीसैकेराइड बनते हैं। इसका पहला एग्जांपल हमने देखा स्टार्च। अब स्टार्च एक जटिल है, लेकिन ये जो इंसान की बॉडी होती है उसमें आसानी से ये पच जाते हैं। क्यों पचते हैं? क्योंकि इंसान की बॉडी में जब हम
इसको खाते हैं, स्टार्च को खाते हैं, तो स्टार्च खाते ही, चाहे हम इंसान की बात करें या जानवर की बात करें, तो जब हम स्टार्च को खाते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह में जब हम इसको चबाते हैं तो हमारे मुंह में कौन सा विटामिन यहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है टाइलिन। हमारे मुंह में सबसे पहले स्टार्च में कौन सा विटामिन मिलेगा, टाइलिन। और टाइलिन क्या काम करता है, ये स्टार्च को पचाने में काम आता है। और इसके बाद ही जब हम इसको अच्छे ढंग से चबा लेंगे, इसके बाद जब ये हमारे छोटे आंत में पहुंचेगा, छोटी आंत में पहुंचेगा, तो वहाँ पर एक और एंजाइम मिलता है। सबसे पहले मुंह में टाइलिन एंजाइम मिलेगा और लास्ट में जब ये छोटी आंत में पहुंच जाएगा तो वहाँ पर एमाइलेज एंजाइम इसमें मिल जाएगा। और एमाइलेज का काम भी होता है स्टार्च को पचाना। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे। टाइलिन एंजाइम कहाँ पर मिलता है, तो माउथ में मिलता है, यानी कि मुंह में मिलता है। और इसका काम क्या होता है, स्टार्च यानी कि मांड को पचाना। दूसरा है एमाइलेज कहाँ पर मिलता है, तो एमाइलेज आपकी छोटी आंत में मिलता है और इसका काम भी क्या होता है, इसका काम भी होता है स्टार्च को पचाना। तो दो क्वेश्चन यहाँ से भी आपके क्लियर हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, और यदि हम इसकी बात करें तो सेल्यूलोज दोस्तों कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी घास पत्ती होती है, घास होती है या पत्तियां होती हैं, तो इनमें क्या मिलता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज को इंसान नहीं पचा पाता है। अब क्यों इंसान इसको क्यों नहीं पचा पाता है, क्योंकि दोस्तों जो सेल्यूलोज है ना, तो इसको पचाने के लिए एक विशेष संरचना की ज़रूरत होती है। जब इंसान की बॉडी में जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे आमाशय में पहुंचता है, यानी कि स्टोमक में पहुंचता है। तो हमारा आमाशय क्या करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सीक्रेट करता है हमारा आमाशय। और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को जलाने के काम में आता है और इसी प्रकार से क्या होता है, उसका पाचन आगे संभव हो पाता है। ठीक है। अब सेल्यूलोज क्यों नहीं पचता है, तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। और वो किसके साथ आता है, जब घास पत्ती को खाते हैं तो उसके साथ जब अंदर आता है, तो जैसे वो मनुष्य की बॉडी में वो बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है, मनुष्य की बॉडी में आ जाएगा, हम अपने मुंह के द्वारा उसको यदि अंदर भी ले लेते हैं, तो जब वो हमारे आमाशय में पहुंचेगा तो वो HCl क्या करेगा, उसको मार देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको वहाँ पर मार देगा। तो उसको उस बैक्टीरिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मार देगा तो वो बैक्टीरिया आगे सेलुलोज पचाने का काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए मनुष्य की बॉडी में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है और मनुष्य मनुष्य घास पत्ती नहीं खाता है। ठीक है, सॉरी, सेलुलोज की हमने बात करी। सेलुलोज कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है लकड़ी की छाल में और लकड़ी में और लकड़ी की छाल में। ठीक है, तो मनुष्य क्या करता है, लकड़ी और छाल को नहीं खाता है। लेकिन यदि हम बात करें जो घास पत्ती होती है, घास पत्ती में कौन सा मिलता है, स्टार्च मिलता है। ठीक है, घास पत्ती में स्टार्च मिलता है और स्टार्च हमारी बॉडी में आसानी से पच जाता है। लेकिन सेलुलोज नहीं पचता है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। तो जब वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी से निकलने वाला HCl, यानी कि हमारे जो आमाशय से निकलने वाला HCl है, वो उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, जिसके कारण सेलुलोज हमारी बॉडी में नहीं पच पाता है। लेकिन यदि हम बात करें अन्य जानवरों की, तो जो भी घास वगैरह खाते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, उन सब की बॉडी में HCl का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण नहीं होता है। तो ये एक जटिल संरचना के द्वारा बनते हैं, यानी कि इनको पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इनकी बॉडी में HCl नहीं बनता है। तो इस तरीके से इनकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है जो सेलुलोज को पचाने का काम करता है वो आ जाता है और धीरे धीरे इसको पचाने का यहाँ पर काम करता है। तो आपने देखा होगा कि जो जानवर हैं, जानवर का जो आमाशय होता है उसे कहा जाता है रूमेन। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जानवरों का जो भी घास पत्ती खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उनके आमाशय को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रूमेन। तो दोस्तों उसका आकार कुछ इस तरीके से होता है, एक थैली नुमा उसका आकार होता है
और उसमें वो क्या करता है, जो भोजन वो निगल लेता है उसको स्टोर कर लेता है, और उसके बाद वो उस स्टोर भोजन को फिर से अपने मुंह में ला सकता है। तो आपने देखा होगा, जब वो भोजन को स्टोर करेगा उस थैली में और जब अपने मुंह में ले लेगा, तो उसके बाद वो फिर से उसको चबाने लगता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, जुगाली करना। तो आपने देखा होगा, गाय भैंसें जब उनके पास खाना नहीं भी रहेगा तब भी वो कुछ चीज़ें चबाती रहती हैं, तो जिसको हम कहते हैं जुगाली करना। तो वो इसी रूमेन का परिणाम है, क्योंकि रूमेन में वो भोजन को स्टोर करती हैं, तो स्टोर करने के बाद वो फिर से उसको बाहर निकाल के उसको चबाने लग जाते हैं। और उस स्टोर भोजन में मेनली क्या होता है, सेलुलोज, और सेलुलोज को पचाने का काम क्या कौन करता है, एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया करता है, जो कि मनुष्य की बॉडी में काम नहीं कर पाता है, किसके कारण, HCl के कारण। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। और ये सेलुलोज किस में मिलता है, मेनली लकड़ी और पेड़ों की छालों में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ से क्लियर होगी। अब हम यदि बात करें, यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए कि जो दवाओं की कैप्सूल होती है, ठीक है, आपने कोई कैप्सूल खाई होगी, ठीक है, तो दवाओं की जो कैप्सूल होती है, तो वो कैप्सूल किसकी बनी होती है, तो दवाओं की कैप्सूल हमेशा स्टार्च की बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और स्टार्च कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो आलू में पाया जाता है, ठीक है, इसके अलावा जो भी अनाज होती है, अनाज की बाहरी परत होती है, उसमें भी स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपने गेहूं खाया, गेहूं का जो बाहरी परत होता है उसमें स्टार्च होता है। ठीक है, चावल का बाहरी परत स्टार्च होता है। ठीक है, घास पत्ती में स्टार्च होता है, आलू में स्टार्च होता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पशु है जो जानवर होते हुए भी सेलुलोज को नहीं पचा पाता है। अभी हमने बात करी, मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी जानवर क्या करते हैं, सेलुलोज को आसानी से पचा देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में HCl नहीं बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनता है। लेकिन जो सुअर होता है, लेकिन जो सुअर होता है, सुअर की बॉडी में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, सुअर की बॉडी में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जानवर की बॉडी में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, तो वो नहीं होता है सुअर की बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ से इतना आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वसा और प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो पहली ये क्लास थी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी सून, गुड लक, बाय बाय, टेक।